मित्रगण, आपका हार्दिक स्वागत है। देखते ही देखते हम लोग जावेद सिद्दीकी जी पर केंद्रित इस एकाग्र की 7वीं कड़ी में आ चुके हैं और आज हमारे साथ हमारे देश के जाने माने फिल्म और नाट्य निर्देशक आदरणीय रमेश तलवार जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस तरह के एकाग्र का जो उद्देश्य है वह यह है कि साहित्य, रंगमंच, फिल्म, संस्कृति और अन्य कई अनुशासनों से जुड़े हुए लोगों को हम अधिक से अधिक जान सकें, समझ सकें। जिनको कम जान रहे हैं उनके बारे में अधिक से अधिक जानें और उन्हें समग्रता में पहचानने की एक कोशिश करें, क्योंकि समय गुजरता है, पीढ़ियां बदलती हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि बीच बीच में ऐसे कार्यक्रम आवश्यक है। जावेद सिद्दीकी जी एक ऐसे ही नाम है जिनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह उर्दू अदब से जुड़ा उनका कार्य हो, रंगमंच के लिए उनके द्वारा लिखे गए नाटक हो और फिल्मों में कई नामचीन निर्देशकों के साथ उनका अपना संबंध हो बतौर लेखक। ये सब पहलू एक एक करके आ रहे हैं। रमेश तलवार भी एक ऐसे ही नाम है जो फिल्म के साथ, रंगमंच के साथ और टीवी के साथ जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि ये दोनों ही नाम परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो रूप हैं, जो प्रचलित रूप हैं, उनके साथ गहरे संबंधित हैं। रमेश तलवार जी रंगमंच से फिल्मों की ओर जाते हैं, फिल्मों से रंगमंच की ओर आते हैं और बीच में टीवी के लिए भी कई सारे इनके काम हमने देखे हैं। मित्रों, आज हम लोग रमेश तलवार जी को सुनेंगे और जावेद सिद्दीकी जी पर जो ये बातचीत करेंगे उसके माध्यम से इनके अनुभव हमारे सामने आएंगे, इनका समय हमारे सामने आएगा और वे मूल्य हमारे सामने आएंगे जिन मूल्यों के लिए ये लोग निरंतर अपनी कला की दुनिया में सक्रिय है। रमेश तलवार जी और जावेद सिद्दीकी जी ने मिलकर कभी कोई काम तो नहीं किया, मगर इसके बावजूद जिस तरह का साहचर्य रहा, जिस तरह का संबंध रहा, जो अब तक है, उसे जानना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए आज की इस बातचीत का जो हमने टाइटल रखा, जो उन्वान रखा, वह यही रखा, सुदीर्घ साथ का एक अटूट सिलसिला। यह सिलसिला बना हुआ है और बने हुए हैं ये दो महत्वपूर्ण शख्सियतें हमारे साथ। तो आइए हम रमेश तलवार जी के पास चलते हैं और उनसे पहला सवाल यही करते हैं कि जावेद सिद्दीकी जी के साथ उनकी पहली भेंट कब हुई और उसकी अपनी क्या पृष्ठभूमि रही। आदरणीय रमेश तलवार जी, आपका एक बार पुनः स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मुंबई इप्टा ने इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कंपटीशन शुरू किया था 1972 में और उसमें एक जज आए फर्स्ट राउंड में जिनका नाम था जावेद सिद्दीकी, जिन्हें मैं नहीं जानता था। तो हमारे सेक्रेटरी नितिन सेठी साहब उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि ये जर्नलिस्ट हैं और उर्दू की अखबार में
असिस्टेंट एडिटर हैं वगैरह वगैरह। तो साहब हम जो सब संग मिलते रहे उस दौरान, वो नाटकों को देखने के लिए जो भी बातचीत होती रही, उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। उनकी सॉफ्ट स्पोकन बातें, उनका नॉलेज, उनकी चीजें। तो आहिस्ता आहिस्ता हम मुलाकात करने लगे। वो मुंबई इप्टा में भी कभी कभार आने लग गए। तो मैंने उनसे कहा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, आपका आपकी जबान पे आपका काबू है, तो आप कुछ लिखते क्यों नहीं है, नाटक क्यों नहीं लिखते हमारे लिए। तो वो बेसिकली जर्नलिस्ट थे और उन्होंने इस पे कहा कि मैंने भाई कभी तवज्जो नहीं दी है। मैंने कहा चलिए शुरू में ऐसा कर लीजिए कि जो नाटक आपको पसंद आते हैं उनका अडेप्टेशन कर दीजिए, ट्रांसलेशन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ भाई मैं इसके बारे में सोचूंगा। अलबत्ता दिन गुजरते गए और अचानक मुंबई इप्टा ने कहा कि एक नाटक जावेद सिद्दीकी साहब पढ़ने वाले हैं, वो ड्रैगन से उन्होंने अडेप्ट किया है और सत्तू साहब डायरेक्ट करेंगे अगर कमेटी पास करती है। तो हमारी एक कमेटी होती है जो प्ले पहले सुनती है फिर ओके करती है। तो साहब प्ले बहुत अच्छा लगा। एम एस सत्तू साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। जावेद सिद्दीकी की पेशतर हमारे जो पेशकश हमारे सामने आ गई, तो वो नाटक ओके कर दिया गया और वो नाटक खेला गया और सराहा गया। तो वो जो वक्त था, उस वक्त हम लोग ये आखिरी शमा ऑलरेडी खेल रहे थे जो कैफी साहब का लिखा हुआ था, और उसमें भी कभी कभार क्योंकि उसमें 34 आदमी की कास्ट थी, तो कोई जो रोल करता हुआ आदमी नहीं आता था, तो जावेद सिद्दीकी साहब को सत्तू साहब एज एन एक्टर ले लेते थे। तो उन्होंने साहिब आलम का रोल किया नाटक आखिरी शमा में, जिसमें मेरा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो नाटक 50 साल से चल रहा है अभी तक। और उस नाटक के दौरान और हम आपस में एक दूसरे को जानने लग गए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भाई मैंने माउस ट्रैप के ऊपर एक प्ले लिखा है, तो आप वो सुनिए। तो साहब हम लोगों ने वो नाटक जो है अंधे चूहे अंधे चूहे के नाम से खेला और हमारे दोस्त जसपाल संधू ने डायरेक्ट किया और हमारे सारे जो नॉन एक्टर हैं, राकेश बेदी और दूसरे सीनियर एक्टर्स, उन्होंने उसमें रोल किया और वो नाटक बहुत बड़ा हिट हुआ। मतलब कि जितना ओरिजिनल अगर हुआ होगा उससे भी ज्यादा हुआ, क्योंकि जावेद साहब ने उसको अपने ढंग से लिखा। वहां से उन्होंने उसको अपने रामपुर और उस तरह के अपने कल्चर में डाला। वो बातचीत जो है वो सारी पैरेलल ऐसी सोची कि लगता है कि ओरिजिनल नाटक है। और बहुत चला नाटक, हमने बहुत शोज किए उसके, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, इस तरह सारी चीजें हमने मनाई उसकी। तो जावेद सिद्दीकी साहब और नजदीक आने लग गए और मुलाकातें होने लगी। उसी दौर में मैं एक प्ले कर रहा था लोक कथा। तो लोक कथा में 23-24 आदमियों की कास्ट थी और मैं डायरेक्ट कर रहा था, रोल नहीं कर रहा था उसमें मैं। तो मैंने जावेद सिद्दीकी साहब की वाइफ से, फरीदा जी से कहा कि आप और लुबना इसमें रोल करें। लुबना तब बेबी लुबना थी, बहुत छोटी बच्ची थी। तो उन दोनों ने भी रोल किया, मजदूरों के ऊपर कहानी थी और बढ़िया बहुत अच्छा काम किया। उससे हम लोग बहुत क्लोज होते गए एज फैमिलीज। मेरे यहाँ कोई बर्थडे या कोई फंक्शन होता तो वो तशरीफ लाते, उनके यहाँ कोई है तो मैं उनके यहाँ जाता, मेरी फैमिली जाती। तो हमारे इस तरह के रिलेशन जो है, घरेलू रिलेशन, घर घर खेलने वाली बात ज्यादा हो रही थी हमारी आपस में।
जो पिछले 2 साल से तो बिल्कुल बंद है कोविड की वजह से। तो साहब जावेद सिद्दीकी हमेशा इम्प्रेस करते रहे हमें, उनकी फिल्में भी देखी, उनके और नाटक भी देखे। उन्होंने वो नाटक जो तुम्हारी अमृता लिखा, अगेन एडेप्टेशन थी, लेकिन कोई उसको एडेप्टेशन नहीं कह सकता। इतने अच्छे ढंग से कैरेक्टर्स लेके आए, इंडियन कैरेक्टर्स पैरेलल लेके आए थे, और बहुत चला नाटक, मतलब इवन अंधे चूहे से भी 10 गुना ज्यादा चला। और वो फिरोज खान ने डायरेक्ट किया था, शबाना आजमी उसमें काम कर रही थी, फारूक शेख काम कर रहे थे, और उन्होंने उसके पूरे वर्ल्ड में टूर किए, और बहुत इम्प्रेस किया उस नाटक ने। मैंने भी 2-3 बार देखा वो नाटक, और जावेद साहब का जो है नाम बहुत सिनेमा के साथ साथ थिएटर में भी बहुत जोर से चल रहा था। इसी दौरान उन्होंने एक और प्ले अडॉप्ट किया जिसका नाम उन्होंने रात रखा। तो वो अगेन सत्तू साहब डायरेक्ट, MS सत्तू साहब ने डायरेक्ट किया। बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी, बड़ी कॉम्पिटेंट राइटिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग, और साहब अंजन श्रीवास्तव ने भी बड़ा अच्छा काम किया। अपनी रश्मि शर्मा थी उसमें, बहुत सारे एक्टर इतने अच्छे थे कि हमारे एक सुरेंद्र गुप्ता एक्टर जो कलकत्ता चले गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो अलबत्ता जो है ऐसा मिलके सोचते थे कि आइंदा क्या खेलें और क्या चलेगा। तो इस दौरान लुबना बड़ी हो गई थी, उन्होंने बाद में अंधे चूहे में रोल भी किया। फिर इनके दामाद सलीम आरिफ साहब ने भी उस प्ले में रोल किया, अंधे चूहे में, और फिर सलीम साहब ने हमारे आखिरी शमा में भी रोल किया। तो ये जो संग संग रहना, संग संग डोलना, इसकी वजह से हम बहुत आपस में एक दूसरे के वेल विशर्स, दुख सुख के साथी, और सलाह मशवरा एक दूसरे को देनी हो, कोई पूछना हो, तो एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। फिर सलीम आरिफ साहब ने भी बहुत प्लेस डायरेक्ट किए हैं, जिसमें लुबना बड़ी हो गई थी, उन्होंने हीरोइन का रोल किया। इसमें जावेद सिद्दीकी साहब ने भी प्लेस लिखे थे, और बहुत उम्दा प्लेस लिखे, और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और नाटक के बाद की जो पार्टी होती है, एक छोटी सी गैदरिंग जिसमें लोग थोड़ी बहुत बियर वियर भी पी लेते हैं, तो उसमें हम गपशप मारते हैं, खुल के एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और इस किस्म से हम एक शाम गुजारते हैं उस नाटक के नाम। तो ये साहब, मैं आपको एक बात मेन उनकी ये बताऊं कि जावेद सिद्दीकी साहब बहुत शांत रस के आदमी हैं, बड़े कूली बात करते हैं। मैंने उनको कभी अपनी आवाज ऊंची करते नहीं देखा। मुझे बड़ा रश्क होता है, अरे भाई मुझे तो गुस्सा आ जाता है, आपको कभी गुस्सा नहीं आता। इतने प्यार से कोई बात समझानी हो, कोई बात कहनी हो, उसके जो उनके पॉजेस, पंक्चुएशंस होती हैं, वो बहुत बहुत बढ़िया होती है। तो मैं उनका एक किस्म से वो फैन हो गया हूँ। ये अब जो 80वां साल आप मना रहे हैं, ये 80 साल पे जब कोई हमारे यहाँ किसी का बर्थडे होता था, या दिवाली होती थी, या हैप्पी न्यू ईयर होता था, तो हम हैप्पी नहीं बोलते थे। हमारी शौकत भाभी आजमी वो कहा करती थी कि हैप्पी बहुत छोटा है, इसको हैपा हैपा बोलो। तो मैं जावेद सिद्दीकी साहब को 80 साल का हैपा हैपा विश करता हूँ। क्या बात बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने महफिल को आते ही जमा दी तलवार साहब। और मित्रों, अरे भाई उनकी शख्सियत है, हमने क्या, जिसके बारे में बोलना है, और अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, अंदर से वो सच्ची बातें निकल के आती हैं, तो आप जानते हैं। मुझे कुछ इजाद नहीं करना पड़ा कि ये बोलूं या ये ना बोलूं। तो इस वजह से ही उनकी अपनी पर्सनैलिटी की बात है। बिल्कुल। और साथियों, रमेश तलवार जी हो या जावेद सिद्दीकी जी हो, इन दोनों के ही
दिलों में फिल्म और नाटक दोनों धड़कते हैं। जावेद सिद्दीकी जी मूलतः लेखन से जुड़े हुए हैं और तलवार साहब जो है फिल्मों का निर्देशन करते हैं, नाटकों का निर्देशन करते हैं, अभिनय करते हैं और कुछ फिल्मों में सह निर्माण का भी काम किया है। इप्टा की बात अभी आपने की, इप्टा से जुड़े कुछ और अनुभव भी हमसे साझा करें, कुछ ऐसे प्रसंग जो इप्टा से जुड़ी गतिविधियों में रहते हुए आपके और जावेद सिद्दीकी जी के बीच कुछ घटे होंगे, कुछ ऐसी बातें जो याद आ रही हो इस समय। देखिए साहब, जब हम आखिरी क्षमा नाटक करते रहे, अभी तक करते हैं, एक्चुअली 2 साल से बंद है, तो हम लोग जो है उसमें बहुत लंबी चौड़ी कास्ट है। 34 आदमियों के 34 एक्टर है, 34 और 6 बैक स्टेज वाले होते हैं, तो 40 आदमियों की एक बोगी जो 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 सबसे सस्ती क्लास होती है, पहले 3rd क्लास था, फिर बाद में 2nd क्लास, वो हम बुक करते हैं पूरी बोगी। और हम देश के हर कोने में हमने ये नाटक खेला है और हम सब संग संग जाते हैं और कुछ लोग बैठे कोने में ताश खेल रहे होते हैं, कुछ लोग शेर व शायरी कर रहे होते हैं, कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, कोई फिलोसफिकल बात कर रहे हैं। जब तक कैफी साहब जिंदा थे वो भी संग आते थे। बलराज जी चूंकि उसमें गालिब का रोल करते थे, तो 69 से 73 तक बलराज साहनी जी भी हमारे साथ जाते थे। उनका हम 1st क्लास में उनकी सीट करवा देते थे, लेकिन वो सारा दिन हमारे साथ रॉयल क्लास में बैठे होते थे। और शाम जब होती थी तो हर एक को रिक्वेस्ट करते थे, यार मेरी सीट पे जाके सो जाना तू। तो हम कहते थे नहीं बलराज जी, आपका जो है वो नींद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल शो है और आप गालिब का रोल कर रहे हैं और 19 ना हो जाए, आवाज आपकी ना बैठ जाए। क्योंकि हम लोग चिल्लाते थे, शोर करते थे, सारी बोगी हमारी, सब हम लोग खुद के दोस्त एक दूसरे के, झगड़े करो आपस में, नींद ना करो, जो भी था उसमें हम सब अच्छी अच्छी बातें जावेद सिद्दीकी साहब की भी सुनते और कुछ गालियां वालियां हमारे कुछ दोस्त देते थे वो भी सुनते थे, और ताश खेलते हुए कुछ लोग चीटिंग करते थे वो भी देखते थे। और इस तरह से जो हमने मजे लूटे हैं आखिरी क्षमा के टूर्स में, तो वो एक्चुअली एक अलग किस्म की जिंदगी है। वो जो है हमारे लिए दिवाली और होली जितनी इंपॉर्टेंट होती थी उतनी ही इंपॉर्टेंट। और होली के दिन में भी जब कभी होली होती थी तो कैफी साहब के यहाँ होली मनाई जाती थी। बाद में वही काम जो है जावेद अख्तर ने कंटिन्यू किया, शबाना उनके घर में होली खेलते थे, उनके बाहर बाग में, गार्डन में, और खूब एक दूसरे में रंग डालते थे और खूब बियर पीते थे। दिन भर बियर पीते हैं, गुलाल सर पे लगता था और शाम तक अपने होशो हवास खो बैठते थे, लेकिन हमारा कल्चर नहीं खोते थे। हर आदमी बातचीत बड़े अच्छे ढंग से करता था, जिसको लगता है कि अब मैं उस किस्म की गाली दूंगा जो कोई सुन नहीं सकेगा, उठ के चला जाता था बाहर। और जो शाम तक सह सकते थे वो शाम तक रहते थे। तो ये जो है किस्से हमारे बहुत लंबे हैं, ये बड़ी पर्सनल बातें हैं। हाँ जी, एक आध किस्सा जो आपको लगे कि इस तरह के सार्वजनिक मंच पर लोगों के बीच साझा किया जा सकता है, कुछ लाइटर मूड के किस्से जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, करें? भाई ऐसा है कि भाभी जी ने, शौकत भाभी ने एक ग्रुप बनाया था, उसका नाम था गरीबन का क्लब। उसमें हमारे जो खास कलाकार थे, सत्यन कपूर जी, अपने मैकमोहन, तो इस किस्म के जो दोस्त थे वो जोक भी सुनाते थे। और वो जोक अगर कुछ उस किस्म का होता था तो बाद में जोक तो सुना दिया, चाहे शौकत भाभी ने सुनाया
और बाद में ऐसा बोलते थे तौबा 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 तौबा, कि अरे भाई कुछ गलत मत समझना, जोक सुना दिया है, वो थोड़ा उस तरफ जाता है, लाइन क्रॉस कर रहा है, तो वो लेकिन जो है यूनुस परवेज उसमें बहुत हिस्सा लेते थे। यूनुस परवेज बहुत हंसते थे और सीरियस होके जोक मारते थे, एकदम चुपचाप, लगता ही नहीं था कि जोक सुनाने लगे हैं। और उनकी अपनी पर्सनालिटी, और फिर वो भी अपना तौबा 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 करके। तो भाई वो बातें जो है ना, मैंने क्रॉस नहीं की हैं। आप बाकी इमेजिन कर लो आपके यारों दोस्तों में जो आप भाषा इस्तेमाल करते होंगे। जी जी बिल्कुल। तो ऐसी महफिलों में जावेद साहब की किस तरह की सक्रियता रहा करती थी, वे कितनी चुटकी लिया करते थे? जावेद साहब बहुत सीरियस आदमी, बड़े फिलोसफर टाइप के आदमी है। वो गंदी बात कर नहीं पाते थे, वो थोड़े से कन्नी काटते थे, जरा से दूर रहते थे, और जोर से कोई हंसा तो थोड़ा सा हंसते, जरा सा मुस्कुरा लेते, क्योंकि गाली गलौज नहीं, वो वाले नहीं थे। हम लोग जो है जितने नाम मैंने लिए हैं, जिसमें हमारी चेयरवुमेन रादर शौकत कैफी, उसके बाद जावेद सिद्दीकी, अपने मैकमोहन, सत्यन कपूर जी और यूनुस परवेज साहब, ये मेंबर थे एक्चुअली। और मैं और कुलदीप सिंह जो थे जूनियर थे उनसे, और हम लोग भी थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते थे डरते डरते, और बाकी चीजें जो है सेंसर्ड है। हाँ। जी जी अभी आपने कुछ देर पहले लुबना जी की बात की कि वह कैसे आपके साथ जुड़ी बतौर अभिनेत्री। जी आपकी फिल्म में उनके बेटे भी जुड़े रहे आपकी फिल्म के साथ बतौर अभिनेता, तो उस प्रसंग को थोड़ा सा बतलाएं। देखिए क्या है, मेरी एक फिल्म में ऋषि कपूर के बचपन का रोल था, जमाना फिल्म थी, सलीम जावेद ने लिखी है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा था। तो ऋषि कपूर के बचपन का रोल था, छोटा सा था, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं थी। तो मैंने जावेद साहब से कहा, मैंने कहा जावेद सिद्दीकी साहब, एक रोल निकला है और आपका बच्चा शूट करता है। तो कहने लगे भाई अगर उसकी पढ़ाई खराब ना हो तो बेशक करे, आपका अपना बच्चा है, भतीजा है, ले जाइए। तो उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा रोल किया बच्चे ने, और बहुत मतलब ऐसा एक्सपर्ट लगता था, हालांकि उसने पहले कुछ नाटक वाटक नहीं खेला था, हम लोगों के बीच में ही बैठता था बस, या नाटक देखता था ज्यादा से ज्यादा। तो वो रोल उसने बहुत अच्छा खेला, और मुझे तो लगता था कि वो आगे फिल्म कैरियर शुरू करेगा एज एन एक्टर, लेकिन वो अपना डायरेक्शन की तरफ और उस तरफ गया। उनका बड़ा भाई मुराद एडिटिंग करता रहा, जेबा बच्ची भी हमारी वो अलग अपने उसमें रही, वो नाटकों में नहीं आई। बस जो फैमिली का जो किस्सा होता है, जब भी हमारे बच्चे कोई भी काम करने लगते हैं तो हम सब उनकी सपोर्ट में खड़े होते हैं। और ये कल्चर जो है ये जावेद सिद्दीकी ने शुरू किया था कि भाई हम सब जो है, इवन कैफी साहब भी थे, तो सब चीजें, शबाना कॉलेज में थी, और जब वो वहां जाती थी फिल्म इंस्टीट्यूट में, तो हम लोग उस दिन विदा करने उनको पहुंचा करते थे। और कॉलेज में थी तो छोटा मोटा नाटक में रोल भी कर लेती थी हमारे, तब इतना नहीं लगता था, लेकिन जब एक्टिंग स्कूल से आई तो फिर हमने उनको ऊपर इस तरह की बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉकेशियन चॉक सर्कल सत्तू साहब ने डायरेक्ट किया सफेद कुंडली के नाम से, तो शबाना ने उसमें रोल करने की हामी भरी। और सत्तू साहब ने कहा कि भाई देखो, ये सिर्फ 2-4 दिन या 7 दिन से काम नहीं चलेगा, पूरा महीना डेटें कैंसिल करो फिल्म की तो मेरे प्ले में करोगी। और उसने किया। तो ये जो था इप्टा का सांझा सारा, रादर मैं इसको कहूंगा मुंबई इप्टा का, क्योंकि मुंबई इप्टा ऑल ओवर इंडिया से थोड़ी सी हटके, हमको कमर्शियल भी कहा जाता है, यहाँ की जरूरतें अलग हैं,
छोटे सेंटर्स में उतने पैसे, यहाँ हॉल का जो किराया देना पड़ता है अभी इन दिनों लाख लाख के ऊपर है। तो नाटक आदमी जो करेगा लाख रुपए का सिर्फ हॉल को किराया देगा, फिर 25,000 की पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा। वो सब करने के लिए थोड़े से हमारे नाटक जो है बीच बीच में हम जो अपने ट्रेडिशनल लिप्टा के नाटक हैं, जो नुक्कड़ नाटक की तरह होते हैं, वो हम करते रहते हैं। लोक कथा मेरा वैसा ही नाटक था, लेकिन अदरवाइज हम उसकी कमर्शियल पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि वो हाउसफुल जाए नाटक और उसमें लोगों को टिकट ना मिले। मतलब सफेद कुंडली का तो एक दिन ऐसा हुआ कि 6 बजे और 9 बजे का शो हाउसफुल गया और लोग उतने ही बाहर खड़े थे पृथ्वी थिएटर के बाद, तो लोग जाने को तैयार ही नहीं थे। तो शबाना से कहा, शबाना 12 से 3 करोगी रात को? वो मान गई। रात को 12 बजे शो शुरू हुआ, 2:30 बजे तक जो चला। तो ये ट्रेडिशन है हमारी, हम लोग इस तरह करते हैं भाई। बीच में इस तरह के नाटक भी करते हैं, स्टार वाले नाटक भी करते हैं और दूसरे नाटक भी करते हैं, न्यू कमर्स के भी नाटक करते हैं। हर एक का बजट के हिसाब से होता है जैसा नाटक होता है। जी। और स्वयं अगर आपके थिएटर की बात की जाए तो आपके कई नाटकों में कई चर्चित चेहरे शामिल हुए हैं, कई महत्वपूर्ण स्टार्स ने अभिनय किए। जी। चूंकि अभी रंगकर्म की बात हो रही है तलवार साहब जी, तो कुछ ऐसे प्रसंग बतलाएं, हमसे साझा करें जिनमें जावेद साहब आपके नाटकों पर कुछ कह रहे हो या आप जावेद साहब के लिखे नाटकों पर अपनी कोई राय दे रहे हो। तो यह जो आदान प्रदान है दो रंगकर्मियों का, इस पर भी कुछ बातचीत हो, कुछ उदाहरणों के साथ। देखिए, बात यह है कि हर नाटक के बाद आपस में बातचीत हर नाटक के बाद होती है। हम शुरू में नाटक में जो पहली रीडिंग जो मुंबई इप्टा के लिए नाटक है, उसकी तो हम रीडिंग सबके सामने करते हैं। जो कमर्शियल प्रोड्यूसर बाहर का आता है या जो स्टार प्ले होता है, उसकी इप्टा में रीडिंग नहीं होती, क्योंकि इप्टा का नाटक नहीं है। लेकिन जब मैंने इप्टा के लिए स्टार प्ले खेला, मैं मतलब अभी शबाना आजमी जावेद अख्तर के साथ मैंने प्ले खेला, तुम अपने कैफी और मैं, तो वो नाटक की हमने रीडिंग की इप्टा में। उसमें जावेद सिद्दीकी साहब भी थे और सारे लोग थे, शमा जैदी भी थी, और उसकी बाकायदा रीडिंग की। और एक शो हमने, शुरू का शो हमने ऐसे इप्टा के रंगकर्मियों के लिए किया, अपने मेम्बरान के लिए शो किया कि किसी को कुछ कहना है अपने कमेंट्स दें। तो इन सबको प्ले पसंद आया और ये शुरू में नहीं सोचा गया कि ये नाटक 15 साल चलेगा। उस वक्त हमको लगा था कि 2-4 शोज करेंगे या 10 शो करेंगे और हो जाएगा। लेकिन वो नाटक चलता रहा, बिकॉज उसमें स्टार्स हैं, अच्छा लिखा हुआ है जावेद अख्तर का, और फिर हमारे जसविंदर सिंह उसमें गाते हैं, बहुत अच्छे गुणी हैं। कुलदीप सिंह ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, फिल्मी गाने भी डाले हैं उसमें, और कैफी साहब की गजलें भी हैं। तो उसमें जो थी जावेद सिद्दीकी साहब की राय थी कि आपका नाटक बहुत चले। तो ऐसा ही रहा। जब प्ले के बिगिनिंग में आपसे कहा जाए, रीडिंग जब होती है कि भाई हम लोग श्योर नहीं है नाटक कैसा रहेगा, तो अलग बात है। लेकिन एक बार कमर्शियली नाटक शुरू हो जाता है, शोज बुक हो जाते हैं। पूरे अमेरिका में पहले 20 शो बुक हो गए थे शबाना के प्ले के। तो फिर उसमें फिर बाद में खुद को हर शो के बाद हम बैठते हैं, जो टीम है वो आपस में एक क्रिटिसाइज करते हैं, यार वहां ये कर दिया, उधर वो कोना है, ये लंबा सीन हो गया, इसकी 2 लाइनें काट देनी चाहिए। वो कुछ शो तक, वो 5-6 शो तक होता है। इवन बाहर में ब्रॉडवे में भी पहले 10-15 शोज इसी तरह के होते हैं, जिनका कम रेट लगा रखा जाता है, और उसमें जो ऑडियंस आती है उनको एक पेपर दिया जाता है कि आप लिखिए इसमें क्या खराब था, क्या चेंज करना चाहिए। इस तरह हम अपने मेम्बरान के साथ ही वो मीटिंग करते रखते हैं। लेकिन वो 5-6 शो तक होती है, तब तक प्ले पॉलिश हो जाता है।
उसके बाद नाटक जो है वो ऑडियंस के हवाले हो जाता है, फिर जितना शो चले जितना हो। तो ये बहुत चला ये नाटक। जावेद अख्तर खुद एक्टिंग करते रहे हैं और शबाना करती रही है। जावेद अख्तर जो है वो कैफी साहब का रोल करते हैं और शबाना अपनी मदर शौकत कैफी का रोल करती है। तो जी अच्छा रहा, वो बराबर रहा। बिल्कुल। और यह नाटक का एक बड़ा अंश शौकत जी की आत्मकथा से भी लिया गया है। जी जी जी, नहीं पूरा ही सारा कुछ आत्मकथा पे आधारित है। जावेद साहब ने उनके शौकत भाभी की किताब लेकर और कैफी साहब के इंटरव्यूज सुनकर, जो जी उनके इंटरव्यूज थे उनको सुनकर उनमें से कुछ चीजें ली, अलग अलग जगह जो पढ़े थे रिकॉर्डिंग्स उनके इंटरव्यूज की, तो उन दोनों को मिला के उन्होंने ये नाटक बनाया। और उन्होंने एक ही नाटक लिखा। जावेद अख्तर साहब नाटक नहीं लिखते। मैंने जब आत्मकथा सुनी तो मैंने शबाना से कहा कि भाई ये इसको नाटक करना चाहिए, आप एज इट इज चलिए, जैसे शौकत भाभी ने पढ़ा है आप पढ़े, सुपर हिट है, इसके बहुत शोज करेंगे। तो उसने कहा नहीं रमेश साहब, मैं आप प्रॉपर नाटक लिखवाइए। तो जावेद अख्तर से पूछिए, अगर वो लिखते हैं तो उनसे पहले पूछिए, अगर वो ना करते हैं तो फिर हम जावेद सिद्दीकी से कहेंगे या सागर सरदी से कहेंगे कि आप लिखिए नाटक। तो वो जावेद अख्तर मान गए और उन्होंने लास्ट डे तक, जिस दिन शो था उस दोपहर को भी 3 बजे तक वो चीजें ऐड करते रहे उसमें। और वो रीडिंग है एक्चुअली, उसमें पेपर पढ़े जाते हैं, आत्मकथा पढ़ी जाती है, दोनों के अपने अपने विचार। उसमें डायलॉग याद करने वाली बात नहीं थी, रवानगी है, पढ़ने में रवानगी आनी चाहिए। तो शबाना तो जैसे जैसे लिखते जाते थे वो हमारे साथ रीडिंग कर लेती थी। और जावेद साहब ने चूंकि खुद लिखा था तो उनको कोई वो मुश्किल नहीं पड़ी। तो वो हमने पहला शो पृथ्वी थिएटर में किया जिसमें हमारी अपनी ऑडियंस। वो प्ले इतना अच्छा गया और उसमें यश चोपड़ा जी आ गए, बाकी और जो हमारे दोस्त हैं शिव हरी म्यूजिक डायरेक्टर आ गए, और जो हमारे सीनियर जितने हैं, जावेद सिद्दीकी थे, सत्यू साहब थे, शमा जैदी थी, इन सब ने आके अपने अपने चीजों का ओपिनियन दिया, अपनी अपनी बातें कही और नाटक हो गया। जी। और कुछ लोकप्रिय नाटकों की बात करें आपकी भी और जावेद साहब की भी, तो जी आपका नाटक शतरंज के मोहरे, जी इसके जी मंचन होते हुए 50 वर्ष से अधिक हो गए। जी उसी जी तरह जी से तुम्हारी अमृता नाटक जावेद सिद्दीकी जी का भी वर्षों तक उसका मंचन होता रहा है। जी जी तो जी इन दो नाटकों पर कभी आप दोनों की बातचीत कब हुई हो और किस तरह की? जी देखिए, वो जहां तक तुम्हारी अमृता का सवाल है, तुम्हारी अमृता नाटक की सिर्फ तारीफ ही की जा सकती थी, क्योंकि वो इन्होंने, देखिए मैंने ओरिजिनल नाटक पढ़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इनका नाटक देखा तो उन्होंने कैसे अपने उसका हिंदुस्तानी वर्जन लिखा, कैसे चीजें उन्होंने उभारी अपने कल्चर की। अमृता शेरगिल को लाए और उनके प्रेमी के रूप में उनको ले आए, फारूक शेख जो रोल करते हैं। तो वो जो चीजें इन्होंने की थी वो इतनी अच्छी थी कि वो नाटक को कोई रोक ही नहीं सकता था। हालांकि उसमें भी दोनों कैरेक्टर जो है मूव्स नहीं लेते, दोनों संग संग बैठे हैं, पेपर पढ़ते हैं। शबाना अपना पेपर पढ़ती है, फारूक शेख अपना पेपर पढ़ते थे, लेकिन इमोशन, चीजें, रेंडरिंग और जो सिद्दीकी साहब की जो लिखावट है, जिस तरह फ्लो चलता है कैरेक्टर्स का, और जैसे ग्रोथ है नाटक की, तो हम सिर्फ वाहवाही कर सकते थे। हमको कभी उस नाटक को कुछ हमको मीन में करने का चांस नहीं मिला। और जहां तक शतरंज के मोहरे का ताल्लुक है, ये पीएल देशपांडे मराठी के बहुत बड़े राइटर जो अब नहीं रहे, उनका लिखा हुआ मराठी प्ले था तुझे आए तुझा पाशी।
तो वो मैंने पहले पंजाबी में खेला, जिस पंजाबी में यहाँ ऑडियंस 4-5 शो के लायक है। तो पंजाबी में मनमोहन कृष्ण जी है कि अंगल साहब, उन्होंने रोल किया, और अचला सचदेव थी, उन्होंने बड़ी बहन का रोल किया, और मैं मेन रोल बच्चे का, लड़का जो 18 साल का उसका करता था। तब मैं लगता था 16 का या 14 का, तो मेरी हाइट कम है, तो मैं मूछ लगा के रोल करता था, क्योंकि उसमें रोमांटिक सीन भी थे। तो फिर वो नाटक जो है वो बहुत अच्छा गया नाटक पंजाबी में। तो अचानक हैदराबाद से शोज की ऑफर आई कि आप अपना प्ले आजर का ख्वाब लेके आइए बलराज जी के साथ, और साथ में एक और प्ले दीजिए। तो मुझसे इफ्ता कमेटी ने कहा, भाई तुम हिंदी में करोगे शतरंज के दे मोरे को के मोरे करके? तो मैंने कहा हाँ। बोला कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा 15 दिन की रिहर्सल करूंगा, सेम एक्टर लूंगा। तो मैंने सेम एक्टरों को उधर ही, जो पंजाबी में पहले लाइन बुलवाता था, वो हिंदी में बोली अपनी भाषा में। तो वो उस तरह से अडाप्ट हुआ कि हर कोई पहले अपनी तरह से बोलता गया, फिर एक आध लफ्ज जो चेंज करना था वो मैं चेंज कर देता। तो वो हिंदी में पूरा फ्लो हो गया उसका। और फिर हमने हैदराबाद में किया तो वो बहुत अच्छा गया नाटक। फिर हमको बाहर से और शोज आने शुरू हो गए, फिर वो बहुत देर तक नाटक चलता रहा। फिर अचला सचदेव ने नाटक करना बंद कर दिया था, फिर गीता सिद्धार्थ करती रही वो रोल बड़ी बहन का, और मैं अपना श्याम का ही रोल कर रहा था। और पहले कादर खान एक्टर जो थे वो करते रहे डॉक्टर सतीश का रोल, बाद में भरत कपूर साहब ने रोल करना शुरू किया। तो ऐसे 50 साल में बहुत सारी कास्ट चेंज होती रही। अब लेटेस्ट में मनमोहन कृष्ण जी का रोल कर रहा था अभी, जो चाचा हैं, जो इनके बुजुर्ग आदमी जो 45-50 के हैं। मैं विग अभी लगाता हूँ, 50 का बनता हूँ। तो हालांकि मैं अभी वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, 75 के ऊपर का हूँ। तो लेकिन रोल करता हूँ मैं वो 50-48 वाला। तो वो करने के लिए अब यह है कि डिफरेंट रोल, उसमें माली का भी रोल किया, छोटा सा रोल है कॉमेडियन का, वो भी किया हुआ है। जब कभी कोई ना आया तो मैं वो रोल कर लेता, और वो सारे हिंदुस्तान में खेला हमने, बहुत शोज किए हैं 50 साल में। और अभी हम करने वाले थे उसका गोल्डन जुबली मनाने लगे थे कि कोविड साहब आ गए, उन्होंने कहा भैया रुकिए थोड़ी देर, तो ट्रॉफियां बनाने को रोक दी। हम आपस में बाद में आपस में जितने एक एक रोल के लिए कुछ, हालांकि उसमें कास्ट 9 आदमियों की है, लेकिन 10-10 लोगों ने वो सेम रोल खेला हुआ है। तो 100 ट्रॉफियों का ऑर्डर दिया था कि भाई हम बांटेंगे। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि कब सब अच्छे हालात हो जाएं तो हम वो जो है गोल्डन जुबली 50वां शो मनाएं। जी रमेश जी, जाने माने रंगकर्मी और अभिनेता यशपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वे आपको अच्छा जी, नमस्कार कह रहे हैं। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। अरे भाई मैंने इनके प्लेस देखे हैं, इन्होंने बहुत नाटक खेले, और जब ये पहले आते थे बाहर से, दिल्ली से आते तो भी देखता रहा, और जब जावेद सिद्दीकी साहब के साथ जुड़े तो भी देखता रहा। इनके काफी प्लेस मैंने देखे हैं, और बहुत अच्छे, खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरा सलाम, मेरे नमस्ते नमस्कार। जी जी। और ब्रजेश मनी जुड़े हुए हैं, और कराची पाकिस्तान से जेवा आलवी जी भी जुड़ी हुई हैं, यह सब भी आपको नमस्कार। अच्छा जी, नमस्कार, आदाब, सलाम। मित्रों, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फिल्मों की ओर बढ़ते हैं। कई महत्वपूर्ण फिल्मों का निर्देशन रमेश जी ने किया है, स्वतंत्र रूप से भी किया है, और यश चोपड़ा जी के साथ लंबे समय तक साथ रहते हुए भी कई फिल्मों में सहायक निर्देशक का भी के रूप में बहुत सारे काम किए हैं। इसी तरह जावेद सिद्दीकी जी ने भी कई तरह की फिल्मों का लेखन किया है, जिनमें हम अगर देखें तो सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, मुजफ्फर अली और तमाम अन्य फिल्म निर्देशक उनके साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास मस्तान, कुछ और नाम इस तरह के हैं। तो
आप उनकी फिल्मों के लेखन को लेकर क्या सोचते हैं, और वे स्वयं जावेद जी आपकी फिल्मों के बारे में क्या राय रखते हैं? कभी कोई ऐसी बातचीत का कुछ आदान प्रदान हुआ हो? जी, बहुत ज़्यादा शुरुआत में जब इन्होंने फिल्में लिखनी शुरू की थी, तो हम कई जगह इनके संग जाते भी रहे हैं। जब वो काम करने विला में आते थे, जब पहली बार इनकी विला में सिटिंग थी, तो मैं, रॉबिन, महेश भट्ट के संग बैठे थे। तो हम वैसे जनरल बातें कर रहे, क्योंकि उस फिल्म से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। तो ऐसे हम मिलते मिलाते रहते थे आपस में, क्योंकि विला होटल मेरे घर के नजदीक ही है। और ये मुझे कहते थे, जावेद सिद्दीकी साहब के आप 5 मिनट से जरूर आइए। तो मैं चला जाता था, फिर गपशप मार के चाय वह उनके संग पी के आ जाता था। बाद में वो लोग अपनी सेटिंग करते रहते थे। जावेद साहब ने हर तरह की फिल्में लिखी हैं, बहुत ही वैरायटी ऑफ फिल्में हैं उनकी। सस्पेंस फिल्म भी लिखी है, रोमांटिक भी लिखी है, आदित्य चोपड़ा के लिए भी लिखी है, यश चोपड़ा के लिए भी लिखी है, और भी बड़े बड़े अब्बास मस्तान के लिए भी लिखी है, महेश भट्ट के लिए भी लिखी है। काफी फिल्में लिखी है और बहुत अच्छी लिखी है। और उनका अपना वो जो फ्लेयर है, उनकी लैंग्वेज, वो साफ नजर आता है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जावेद सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ है। तो वो फिर हम उस हिसाब से, मैंने कहा ना कि उनका काम करने का ढंग बहुत अच्छा है, और वो उस वजह से डायरेक्ट तू तू मैं वाली बात हमारी आपस में हो नहीं सकती थी उस सब्जेक्ट के ऊपर कभी भी। तो हम देखने जाते थे कि भाई वो चीज कितनी अच्छी है, और हम अपने एक अच्छाई दिमाग में लेके जावेद सिद्दीकी के वजन वाली लेके जाते थे, और उस पे जावेद साहब खूब उतरते थे, तो हमको कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। हम पार्टी में जाके गरम बियर पी के आ जाते थे, और जो चीजें हमको अच्छी लगी बता देते थे। खराब बहुत कम होती थी, तो इसलिए उसका जिक्र तो कोई वो है नहीं है। अब ताजा ताजा फिल्म देखी हो तो कोई एक आध बात, कामा फुल स्टॉप के बारे में बात हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई चीज कभी ऐसे नहीं लगा कि कोई बात गड़बड़ हो गई है। और मैंने जितनी भी उन्होंने फिल्में बनाई सारी, उनका रहा। मेरी फिल्म का सवाल, तो यश जी के साथ शुरू में असिस्टेंट की इत्तेफाक फिल्म से ज्वाइन किया, तब मेरी उम्र 25 साल की थी। और इत्तेफाक में असिस्टेंट था, राजेश खन्ना हीरो थे। राजेश खन्ना मेरे स्टेज के साथी थे, जतिन खन्ना। और मेरा प्ले देखने आए थे बी आर चोपड़ा साहब और यश चोपड़ा साहब। यही शतरंज के मोहरे पंजाबी में जब खेला था, अचला सचदेव भी थी और मनमोहन जी भी रोल कर रहे थे। तो वो फैमिली मेंबर थे चोपड़ा साहब के, उन्होंने इनवाइट किया, ये आए। प्ले देखने के बाद चोपड़ा साहब ने, बड़े चोपड़ा साहब ने, बी आर जी ने कहा कि रमेश को बोलो मेरा असिस्टेंट बन जाए। तो मुझे मनमोहन जी ने मैसेज दिया कि भाई वो तुम्हें असिस्टेंट बनाने के लिए तैयार है। मैंने कहा मैं बिल्कुल बनने के लिए बैठा हूँ, इंतजार में हूँ, विंग में खड़ा हूँ कि कोई मुझे बुलावे, मेरी एंट्री आए। और मैं गया मिलने, तो उन्होंने कहा बेटा बात यह है कि मेरी कोई पिक्चर इस टाइम पे फ्लोर पे नहीं, लेकिन तुम अभी किसी और को ज्वाइन मत करना, आना तुमने यही है। कुछ दिनों के बाद यश जी ने कहा मैं 1 महीने की एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है इत्तेफाक। वो गुजराती का प्ले धुम्मस था, धुआं, उसके ऊपर बेस्ड बनाई थी, उनसे राइट्स लिए थे। तो मुझे मनमोहन जी ने कहा कि बेटा ये 1 महीने की फिल्म है। मैंने कहा मनमोहन जी इसमें तो उल्टा अच्छा है, 1 महीने में सारी ग्रामर सीख लूंगा, तो मुझे मिलाइए, लेके चलिए। मनमोहन कृष्ण मेरे संग गए। बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मैं यश को बुलाता हूँ, उन्हें यश जी को बुलाया। यश जी ने कहा भाई साहब, चोपड़ा साहब से कहा भाई साहब मेरे पास 4 असिस्टेंट तो ऑलरेडी हैं। उस जमाने में मैक्सिमम 4 असिस्टेंट होते थे। तो उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि इसको 5वां रख लो। भाई मनमोहन कृष्ण के साथ भी हमारे पार्टीशन के जमाने से ताल्लुकात है, तब वो स्टार थे जब हम स्ट्रगलर थे। तो वो भी खुश हो जाएंगे, ये लड़का भी है क्या
कोने में बैठा रहेगा। अलबत्ता वो फिल्म जो हुई शुरू, तो मैंने उनका जाके, वो संडे को होता है गुजराती ड्रामा, मुझे पता चला इस पे बेस्ड है, वो मैंने जाके गुजराती प्ले देख लिया। नेक्स्ट डे से शूटिंग थी 1 महीने की। मैं स्टेज वहां पहुंचा राजकमल स्टूडियो में, और एक सेट की कहानी थी, वो कोने में बैठ गया और मैंने वहां हिंदी में जो स्क्रिप्ट पढ़ी थी वो पढ़ ली। पढ़ के मुझे पूरा उसका, चूंकि मैं नाटक का डायरेक्टर था, एक समझ आ गई। नाटक देखा भी था, विजुअली देख चुका था। तो देखते देखते वो 1 महीने में मुझे चीजें समझ आनी शुरू हुई। और जैसे आप कहते हैं कोई अड़चन आए, दौरान उस फिल्म के दौरान 2 अड़चनें आई, जिसमें सीनियर राइटर्स थे, एक्टर खुद बैठे थे। तो 2 जगह ऐसे ब्रेक लग गई कि इस चीज का क्या करना चाहिए। तो मैं बहुत जूनियर था, डरते डरते कुछ कहा। एक बार किसी ने डांट भी दिया, बीच में नहीं बोलते, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चुप हो गया। फिर किसी ने कहा कि चोपड़ा साहब ने कहा, इधर किसी ने कुछ कहा था, तो मैंने कहा जी मैंने ये बात कही, मैंने बात कहनी है। तो मैंने जो बात कही उन्होंने एक्सेप्ट की, जज जी को भी पसंद आई। इसी तरह दूसरी कोई एक बात हुई थी एंड एंड की तरफ, तो भी मुझे, चूंकि अभी अभी नाटक देखा था, अभी अभी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसका भी सुझाव मेरे पास था। इस बार मेरी उन्होंने फौरन वोट ले ली और वो वोट मान ली गई। तो अब यश जी का मैं चहेता बन गया। उन्होंने अपनी कंपनी अलग बनाई, दाग फिल्म शुरू की उन्होंने मुझे। मैं वो एक फिल्म 1 महीना करके चला गया था, बाहर स्ट्रगल करता रहा, छोटी मोटी पिक्चरों में असिस्टेंट ही करता रहा। तो उनका मुझे फोन आया कि रमेश बेटे मुझे मिलने आओ। तो यहाँ पालील पे गिरनार अपार्टमेंट में रहते थे, मैं चला गया। बोले बेटा मैं 3 फिल्में बना रहा हूँ, और एक मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अभी दाग, उसके बाद मेरे एडिटर प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे, और उसमें मेरा दूसरा असिस्टेंट वासिफ धीर चीफ असिस्टेंट होगा, और उसके बाद मनमोहन कृष्ण फिल्म डायरेक्ट करेंगे, जिसके चीफ असिस्टेंट तुम्हें देंगे, तुम होगे। मैंने कहा जय जी मुझे तो आपके यहाँ काम करके ही मजा आया, मुझे चीफ असिस्टेंट थोड़ा बनना है, मुझे तो डायरेक्टर बनना है ना। तो एनीवेज नौकरी मिल गई, उनके संग काम करने लगा। फिर उन्होंने गुलशन राय जी के साथ फाइनेंसर के लिए एक फिल्म शुरू की, देवानंद साहब थे उसमें, जोशीला, उसमें भी असिस्टेंट हो गया। तनख्वाह भी डबल हो गई, डबल पैसे मिलने शुरू हो गए, और बहुत पैसे होते थे। वो जो 400 रुपये महीना मिलता था, और वो हमारे लिए 800 बहुत ज्यादा हो गया था। तो बड़ी अयाशी के साथ घर से बैठ के टैक्सी में इनके घर पहुंचते थे और सारा दिन उनके संग रहते थे। तो ट्रेनिंग जो सारा दिन उठते बैठते, सिटिंग में जाते, एडिटिंग में जाते, डिस्कशंस में बैठते हुए, वो अपने आप जो है ट्रेनिंग होती गई उनकी छत्र छाया में। फिर उन्होंने जो शीला ठीक नहीं गई, फिल्म कम चली जितनी एक्सपेक्टेशन से, तो उन्होंने दीवार फिल्म शुरू की, सलीम जावेद की स्क्रिप्ट, और मुझे पहली स्टेटिंग में ही बुलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बीच में नाटक की तरह वाह वाह करने लग गया। तो हमारे दूसरे जो सीनियर बैठे थे उनको लगा ये चमचा है लड़का, यश का चमचा है, ये कहाँ बीच में, वहां बीच में बोलने की क्या जरूरत है, ये क्यों बोल रहा है कि ये 15 हफ्ते शोर है, अब बोलता है 25 हफ्ते शोर है, अब बोलता है 50 हफ्ते शोर है। तो खैर वो ट्रेनिंग जो है थिएटर की ट्रेनिंग थी। एक स्क्रिप्ट सुन रहा हूँ, उसमें क्या बातें अच्छी लग रही हैं। मैं रेगुलर 5 आने वाली फिल्म देखा करता था, कोई फिल्म छोड़ता ना था, फ्राइडे फर्स्ट शो देखता था। तो मेरा दिमाग जो है फिल्मी दिमाग था, उतार चढ़ाव चीजें मुझे समझ आती थी। और वो पिक्चर जो है, मैं तो सिर्फ 50 हफ्ते कहता था, वो फिल्म 104 हफ्ते चली, मैं फेल हो गया, मैंने तो सिर्फ 50 हफ्ते कहा था। फिर उनकी पिक्चर त्रिशूल बनी, उसमें काम किया, उसमें भी मेरी बड़ी डिस्कशन हुई, एज राइटर्स के साथ भी डिस्कशन रही बहुत। कुछ 19-21 बातें फिल्म में थी जिसके बारे में मैं उनके पीछे भी पड़ा रहा, जय जी के साथ भी लड़ता रहा। जो भी मेरी तरफ से जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। मालिक तो डायरेक्टर होता है, और इस स्टेज में
सलीम जावेद की भी बहुत चलती थी, तो सब कन्विंस हो गए, वो बातें हमने पिक्चर में रखी या काटी, तो फिल्म हमारी बहुत चली। उसके बाद काला पत्थर में भी असिस्टेंट था, तो काला पत्थर में भी सलीम जावेद की स्क्रिप्ट, और उसमें जो है बड़े प्यार से काम करता रहा। तब तक मैं डायरेक्टर बन चुका था, मेरी फिल्म दूसरा आदमी रिलीज हो गई थी, और मुझे यश जी ने कहा कि बेटा इसमें बहुत लोग हैं, अभी तुम बाहर की फिल्में अभी मत लो, तुम यशराज की अगली फिल्म डायरेक्ट करना सवाल, और तुम अभी यहीं रहो, बाहर की फिल्में ऑफर बहुत हो गई थी, तो और प्लस तुमने ये यहाँ पे उसी तरह अपना काम संभालना है, जो कुछ तुम करते रहे एज असिस्टेंट, वो ड्यूटीज तुमने संभालनी है। तो काला पत्थर में मैं उसी तरह चीफ असिस्टेंट की तरह ही काम करता रहा, लेकिन टाइटल उन्होंने, चूंकि मैं डायरेक्टर बन चुका था, तो ऐसे कुछ और टाइटल दिया था, जिसमें कि भाई डायरेक्टर है तो वापस असिस्टेंट हो गया, लोग ये ना समझे कि ये वापसी ना, डायरेक्शन छोड़ के वापस असिस्टेंट बन गया। अलबत्ता वो फिल्म भी बहुत चली, और फिर मुझे मेरे दोस्त रमेश बहल ने बसेरा ऑफर की, जिसमें राखी और रेखा थी, वो डायरेक्ट की, बहुत चली, 25 हफ्ते चली फिल्म। जिससे फिर सलीम जावेद ने ऑफर दिया कि जमाना फिल्म हमारे लिए करो, राजेश खन्ना ऋषि कपूर के साथ, वो डायरेक्ट की। और उसके बाद उनकी टीम आपस में जुदा हो गई, क्योंकि जावेद साहब शायद लिरिक्स भी लिखना चाह रहे थे, और सलीम साहब ने कहा मैं लिरिक्स नहीं जानता और मैं नहीं लिखूंगा। वो कुछ हुई होगी अनबन, जो भी उनके आपस में हुआ, जावेद साहब अलग हो गए। मुझे यश जोर ने साइन किया था, तो उन्होंने कहा कि जावेद सिद्दीकी ने, अपने जावेद अख्तर साहब ने मुझे कहा कि भाई मैं और सलीम साहब अलग हो गए, अगर आप ये फिल्म मुझे दे दें तो इधर से मेरा कैरियर शुरू हो सकता है। तो मैंने कहा भाई मैं प्रोड्यूसर से बात करता हूँ, उनकी कुछ आपस में कुछ अनबन हो चुकी थी सलीम जावेद और यश जोर साहब की। तो मैंने कहा भाई जावेद अख्तर साहब के साथ मेरे, हम दोनों हम उम्र हैं, और हम दोनों का आपस में एक वो है, रेपो है, तो अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा 1-2 दिन दे दो, और बाद में उन्होंने जावेद साहब को कांटेक्ट किया, और जावेद साहब ने की। फिर सलीम साहब से मैं एक और फिल्म लिखवाने गया, जिस अपने जितेंद्र साहब के लिए एक फिल्म थी शेरनी करके। तो जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने कहा भाई मेरे पास श्री देवी की डेट्स है, उसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। तो मैं सलीम साहब के पास गया कि आपके पास वो शेरनी सब्जेक्ट है, वो आप देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने आके इनको सुनाया, लेकिन जितेंद्र साहब को लगा अभी पिक्चर का स्टोरी कंप्लीट नहीं है, मतलब स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है अभी, और उनकी डेटें बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं, 20 दिन या 30 दिन के बाद शूटिंग है, डेट्स है, तो हमारा आपस में नहीं हो। अलबत्ता फिर मैं बाहर की, यश जी की, सवाल की, साहिबा की, तो दुनिया दिलीप कुमार साहब के साथ की, दिलीप कुमार साहब की पिक्चर में ऋषि कपूर भी थे मेरे संग। तो हम इस तरह काफी फिल्में करते रहे, और साहिबा में माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, ऋषि कपूर साहब, इस तरह की फिल्म की। बाद में एक आध छोटी फिल्म न्यू कमर्स के साथ, अशोक लाल मेरे दोस्त राइटर हैं, उनकी एक फिल्म थी तेरा नाम मेरा नाम, वो बनाई स्मॉल बजट की, जो टीवी पे रिलीज की हमने। बस अभी बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ एक फिल्म, जो प्रोड्यूस हमारी भाभी ने की है, पूनम सिन्हा ने, और जिसमें रेखा जी हीरोइन है, शत्रु साहब हीरो है। ये एज में कहानी इसी एज की है, लेकिन लाइटर वेन की पिक्चर है, कंप्लीट है, देखिए कब रिलीज होती है। जी। और अभी जेबा आलवी जी जुड़ी हुई हैं, और वो अपने एक पड़ोसी के माध्यम से कह रही हैं, उनके खाकों की बात कर रही हैं, जो जावेद सिद्दीकी जी ने कई खाके लिखे हैं, कई फिल्मों, साहित्य
और आस पड़ोस के लोग, रामपुर से भी जुड़े हुए लोग और मुंबई से और अन्य जगहों से जुड़े हुए लोगों पर जिनके वे नजदीक आए, उनका एक रेखांकन लिया है, जिनमें सत्यजीत रे भी हैं, जिनमें अबरार अलवी जिन्हें वे अपना गुरु मानते हैं वे हैं, जी जी। शमा जैदी है, कैफी आजमी है। तो उन खाकों के लिए अपने पड़ोसी के मार्फत से जेवा जी लिख रही हैं, ये खाके नहीं ज्वेल्स हैं, जेवरात हैं, नगीने हैं। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने उनकी लिखी हुई कहानियों को या फिर उनके खाकों को कुछ पढ़ा है, कुछ उन पर कहना नहीं, चाहेंगे? मैंने उनसे सुना है, जब उन्होंने जी लिखी ना तो कई बार ऐसे सुनाते हैं, तो हम जी जब बैठते हैं ना गपशप मारने के लिए, कोई नई चीज जी ऐसे हो तो पढ़ते थे। और वो तो वाकई उन्होंने, मैंने कहा ना कि उनकी अपनी एक फ्लो जिंदगी का, जानने का, जिंदगी को जाना, लिखने का उनका अपना एक ढंग है, एक एक अपना उनका जैसे सुर है, उस सुर में वो लिखते हैं। तो जिनको वो अच्छी तरह जानते हैं, अबरार अलवी साहब को या सत्यजीत रे को या शमा जैदी को या कैफी साहब को, जिनको भी वो जानते हैं, वो जब लिखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई ये चीज जो है बड़ी अच्छी आपने कही है, बड़े अच्छे ढंग से कही है। हम तो, मैंने कहा ना कि हम दर्शक की तरह बैठते हैं और जो चीज सुनती है कान को कैसी लगती है, उसी वक्त जो होता है हम उसका हम अपने अपने जो उसके बारे में राय है वो दे देते हैं। ये हमारे संग हो चुका है, सब उनकी सब चीजें सुनी हुई है, मैंने पढ़ी नहीं है जी क्योंकि मैं वो उर्दू लिपि मैं नहीं जानता, वो जी हिंदी में नहीं छपी थी, तो उर्दू में ही हाँ थी। तो मैंने, तो जो उन्होंने सुनाई है चीजें वही है। जी। अभी वर्तमान में रोशनदान जो उनका पहला संग्रह है पर्सनल स्केचेस का, वह हिंदी में आ गया अच्छा, है। कुछ जी मैं वर्ष लूंगा। हुए और बाकी किताबें अच्छा भी संभवतः हिंदी में और अन्य भाषाओं में आए एक एक जी करके। इस तरह जी से मित्रों, आज हम लोग रमेश तलवार जी के माध्यम से उस पूरे युग को अपने सामने घटित होते हुए देख सके और इन कहानियों के माध्यम से, इन प्रसंगों के माध्यम से इन दो मित्रों की जो अपने उनके जो एक घनिष्ठता है या जो गर्माहट है संबंधों में, उसका कुछ हमें अंदाज हो सका और किस तरह से यह संबंध जारी है। पारिवारिक स्तरों पर भी कैसे दोनों इतने घुले मिले हैं, इतने एकजुट हैं, इसे हम देख सकते हैं। और आज की तारीख में कहें कि हम अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को जब कहीं ना कहीं कई सारे लोग कैजुअल रूप में जी रहे हैं, ऐसे में हमारे ये वरिष्ठ रचनाकार लोग, साथीगण, कलाकार लोग उदाहरण भी हैं कि हम कैसे अपने आसपास को, अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को अधिक से अधिक समय तक साथ लेकर चलते रहें। आज की यह एक बड़ी जरूरत है। कैजुअल जो मामले हैं या काम तक खुद को सीमित रख के चलना, यह कहीं ना कहीं बहुत, इसको हम अच्छा नहीं कह सकते। जो हमारा अपना जो पारिवारिक मूल्य है, उसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की दोस्ती लंबी चले। तो हम इसे आज के लिए इसे एक नजीर के रूप में भी देख सकते हैं कि जब ये दो लोग बेशक साथ मिलकर कोई काम न किए हों, फिर भी एक फील्ड में होते हुए, रंगमंच और फिल्मों से मुख्य रूप से जुड़े हुए रहते हुए, कैसे एक दूसरे के कार्यों के प्रति इतनी रुचि रखते हैं, इतना सम्मान रखते हैं, इसका एक जायजा आज इस संवाद में हमें दिख पाया। बहुत बहुत शुक्रिया तलवार साहब। और जाते जाते कोई कंक्लूडिंग रिमार्क आप जावेद साहब के बारे में कहना चाहें? कोई बस कंक्लूडिंग जावेद साहब रिमार्क? को 80 साल का हैप्पा हैप्पा कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी लोगों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। शुक्रिया मित्रों।